हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। टॉपर्स कॉपी एनालिसिस सीरीज में आज हम फिर से एक नया वीडियो देखेंगे। आज के वीडियो में हम लोग यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 की हिंदी माध्यम के टॉपर रवि सिहाग की ऐसे पेपर की कॉपी को देखेंगे। यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि रवि सिहाग ने कैसे ऐसे पेपर में लिखा है और उन्हीं का अनुसरण करते हुए हम लोग भी अपने जो उत्तर लेखन में जो हम गलतियां करते हैं उनको सुधारने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर यूपीएससी मेंस परीक्षा में आपको पहला पेपर ऐसे का ही लिखना होता है, जो कि 250 अंकों का होता है। ऐसे के पेपर में दो खंड होते हैं, खंड ए और खंड बी। खंड ए में 4 निबंध दिए होते हैं और खंड बी में भी 4 निबंध होते हैं। तो खंड ए के 4 निबंधों में से आपको कोई एक निबंध लिखना होता है और खंड बी के 4 निबंधों में से भी आपको कोई एक लिखना होता है। यानी कुल मिलाकर आपको ऐसे के पेपर में 2 निबंध लिखने होते हैं और इन्हें लिखने के लिए आपके पास 3 घंटे का समय होता है। तो आज के हमारे टॉपर जो हैं रवि कुमार सिहाग हैं। रवि कुमार सिहाग ने ये टेस्ट सीरीज दृष्टि आईएएस में लगाई थी और ये टेस्ट सीरीज का टाइम भी दिया हुआ है, कब लगाई है, 4/8/19 को लगाई है। रवि कुमार सिहाग के बारे में आप लोग जानते होंगे। रवि कुमार सिहाग ने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी एग्जाम क्रैक किया था। हालांकि उस समय इनकी रैंक ज़्यादा अच्छी नहीं थी, 300 प्लस रैंक आई थी। इन्होंने फिर से यूपीएससी एग्जाम दिया है, तब इनकी रैंक थोड़ी सी अच्छी आई है, 100 प्लस रही है। लेकिन फिर भी इससे संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने फिर से एग्जाम क्वालिफाई किया है और अभी वर्तमान में जो 2021 का रिजल्ट आया है उसमें इनकी रैंक 18वीं है। तो ये रवि कुमार सिहाग की टेस्ट सीरीज वाली कॉपी है। हम इसको देखकर समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हमें निबंध लेखन करना चाहिए। हालांकि इस टेस्ट सीरीज का भी मूल्यांकन नहीं हुआ है और देखिए आप लोगों में से ये कोई कमेंट नहीं करेगा कि सर अगर आप इसको चेक करते तो आप कितना नंबर देते। देखिए जो कैंडिडेट ऑलरेडी सिलेक्शन पा चुका है वही उसका मूल्यांकन है, वही उसके नंबर हैं। तो यहाँ पर चूंकि कैंडिडेट जो है ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमें यहाँ पर इन्हें देखते हुए इनसे सीख लेनी है, इनसे सबक लेना है, कैसे हमें आंसर राइटिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पर सेक्शन ए के आपके पास 4 यहाँ पर निबंध दिए हुए हैं टॉपिक, जिन पर आपको निबंध लिखने हैं। पहला है प्रौद्योगिकी व सशक्त साधन है जो उम्मीद और अवसर के बीच की दूरी तय करता है। सेकंड, अन्नदाता का उद्धार किसी दया में नहीं बल्कि नवाचार में है। रवि सिहाग ने इसी पर निबंध लिखा है। भारत के वे अनिवार्य सामाजिक परिवर्तन जिन्हें आप आगामी कुछ दशकों में होता देखना चाहेंगे। अगला है पारंपरिक मूल्यों के साथ आधुनिक विश्व की समस्याओं का समाधान तलाशती भारतीय विदेश नीति। तो देखिए सेक्शन ए का जो इन्होंने निबंध लिखा है वो हम देखेंगे। तो सेक्शन ए में इन्होंने जो निबंध लिखा है वो सेकंड वाला लिखा है, यानी अन्नदाता का उद्धार किसी दया में नहीं बल्कि नवाचार में है। तो देखिए जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जब भी आप आंसर राइटिंग का अभ्यास करेंगे तो यूपीएससी कॉपी का जो स्टैंडर्ड है उसी स्टैंडर्ड को ध्यान में रखकर आप अभ्यास करेंगे। यानी ये जो मार्जिन है 5.5 इंच का, इस मार्जिन के भीतर ही आपको लिखना है, तभी आपको पता चल पाएगा कि आपने कितने शब्द लिखे हैं, कितने पेज आपने भरे हैं। अगर आप नॉर्मली A4 शीट पर लिखेंगे तो आप शब्दों का घालमेल कर जाएंगे, यानी आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना शब्द लिखना है और कितना हम लिख चुके हैं। तो बेटर ये है कि आप मार्जिन जो है इतना मार्जिन लेकर इसी मार्जिन के भीतर आप लिखिए, जिससे कि आपका अच्छे से अभ्यास हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सबसे पहले प्रश्न की जो हेडिंग है इसको यहाँ पर सेमीकोलन में बंद कर दिया है, ताकि पता चल जाए कि ये वाला जो प्रश्न है इसका उत्तर ये लिख रहे हैं, इसका निबंध का उत्तर ये लिख रहे हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात ये, ऐसे का पेपर जो है बंधा बनाया नहीं है। यानी कहने का मतलब ये सब्जेक्ट की तरह एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, सब्जेक्टिव है, यानी कि ये आत्मनिष्ठ है। यहाँ पर आप जितना बाहरी ज्ञान है, बाहर से मतलब आप अखबार में जो पढ़ते हैं, आर्टिकल्स जो पढ़ते हैं, उनसे जो चीज़ें सीखते हैं, अपने समाज से जो चीज़ें सीखते हैं, या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई ऐसी कविताएं हैं, पोइट्री वगैरह हैं, वो इसमें समाहित कर सकते हैं, तो आपको अच्छे से नंबर भी मिल जाएंगे। तो इन्होंने वही किया है कि हलाले रोजी का हाल किसान से पूछो, पसीना बनकर बदन से लहू निकलता है। तो ये इन्होंने एक शायरी जो है ये ऐड की है। अब देखिए आप में से एक अभ्यर्थी ने मुझे कमेंट भी किया था, पूछा था कि सर यूपीएससी एग्जाम में जो शायरी वगैरह लिखते हैं उनके लिए कौन सी बुक पढ़नी है। इसके लिए कोई बुक नहीं पढ़नी है, इसके लिए आपको जो नॉर्मल आपका अखबार आता है वही पढ़ना है, वही दैनिक जागरण, अमर उजाला, या फिर जो हिंदी साहित्य की जो हिंदी के जो रचनाकार हैं उनकी जो कृतियाँ हैं उन्हें पढ़िए। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो भी आप शायरी या जो भी आप कविता यहाँ पर लिखें उस टॉपिक से रिलेटेड हो। ऐसा ना हो कुछ भी ऊँट पटाख लिखा है, ऊँट पटाख नहीं लिखना है, उस टॉपिक से रिलेटेड हो, वही आपको एग्जाम में लिखना है। तो इन्होंने इसकी जो है एक स्टार्टिंग में एक अच्छी सी इन्होंने शायरी कह सकते हैं लिख दी है, जिससे कि इंप्रेशन अच्छा पड़े। फिर उन्होंने समझाया है इस शायरी का मतलब कि रोजी रोटी पाने के लिए कोई व्यक्ति किस हद तक जा सकता है, किसान से पूछिए। सबसे पहले तो वह जमीन चाहिए,
अगर ठीक ठाक हुई तो भला, नहीं तो प्रेमचंद के उपन्यास के नायक होरी की तरह बड़े किसानों जमींदारों की खुशामद करो, बेगार करो, काश्तकारी करो। वह भी की तो क्या, बीज खाद कीटनाशकों का प्रबंध कैसे कैसे हो, ऋण लो वह भी कठिन, शर्तों पर सूदखोर से चलो, रड़ मर कर ये दुविधा भी पार की तो भी गला नहीं छूटेगा। अब पानी के लिए इंद्रदेव से मन्नतें मांगो, पूजा अर्चना करो। इंद्रदेव प्रसन्न नहीं हुए तो समझो आगे कुआं, अगर कुछ ज्यादा ही प्रसन्न हो गए तो बाढ़ के रूप में पीछे खाई। यानी उन्होंने जो लोकोक्ति है वो यहां पर ऐड कर दी है। यहां पर जो मुहावरा है कि आगे कुआं पीछे खाई वाला, वो मुहावरा यहां पर ऐड कर दिया है। ऊपर से खरपतवारों का झंझट अलग, चलो मान लिया यहां तक भी सही चला, पर बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। देखिए यहां पर भी इन्होंने एक जो कह सकते हैं लोकोक्ति जो है वो ऐड कर दी है यहां पर कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। फसल पकी, चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी कि साथ में बादल भी आसमान पर मंडरा लिए। अनाज निकलने तक सांस गले में अटकी रही। दाने लाए घर में के साहूकार ने फंड फैला लिया। यहां से गला छूटा तो फसल बेचने कैसे जाएं, साधन तो है ही नहीं। और जैसे तैसे मंडी पहुंचे हैं तो पता चला है कि भाव गिर गए। अशिक्षित किसानों को देख बिचौलियों की आंखें ललचाईं। अपनी जेब गर्म करने को उन्होंने कार्टेल बनाकर गरीब किसानों को मूड लिया। अंततः क्या बचा, वही खाने को दाने, वही यथा स्थिति, वही घर का रास्ता जिस पर लटके हुए मुंह को लेकर चलता किसान यह सोच रहा है कि जो उसके बच्चे, देखिए खिलौना लिखना था, खिलौनों लिख दिया इन्होंने, उसके बच्चे खिलौनों, साइकिल, किताबों के लिए फसल बिकने का इंतजार कर रहे थे, उनको क्या जवाब दे। पत्नी को साड़ी तो मां को दवा का वचन दिया था, कैसे पूरा करे। इसी उहापोह में नजर जाती है मजबूत गठीली रस्सी पर जो उस जैसे 4 किसानों का वजन सह सकती है। अपने इस गरीबी, भूख, अकाल या व्यवस्था के दमनात्मक चक्र से मुक्ति पाने को वह उस रस्सी का फंदेनुमा चक्र बनाकर झूल जाता है, वह काम आता है। मिल गई मुक्ति, सब दर्द खत्म। देखिए यहां पर ध्यान देना, इन्होंने जो चिन्हों का प्रयोग किया है वो भी आपको खासकर ध्यान देना है। विस्मयबोधक चिन्ह है ये, इसको विस्मयबोधक चिन्ह बोलते हैं। जैसे इन्होंने लाइन लिखी है मिल गई मुक्ति, तो विस्मयबोधक है, सब दर्द खत्म, ये विस्मयबोधक है। तो चिन्हों का सबसे बड़ा खेल है। आप जब भी आप हिंदी में आंसर राइटिंग करें तो आपका व्याकरणात्मक जो अशुद्धियां हैं वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि एग्जामिनर की नजर आपके आंसर से ज्यादा उन्हीं व्याकरणात्मक अशुद्धियों पर जाती है और वहीं पर आपके नंबर कटते हैं। यहां हिंदी फिल्म बॉस के विलेन का डायलॉग याद आता है। देखिए इन्होंने जो है मूवी का एक डायलॉग भी यहां पर ऐड कर दिया है। मौत तो यूं नाम से बदनाम है, असल तकलीफ तो जिंदगी देती है। तो आगे यहां पर इन्होंने बताया है, इसका मतलब उपर्युक्त विस्तृत पंक्तियां केवल ख्याली पुलाव नहीं बल्कि भारतीय कृषि व कृषकों की भयंकर स्थिति है। वर्षों पहले ई एमोस ने कहा था कृषि सभ्यता है। यदि वे आज के किसान की दशा देखते तो शायद ये वाक्य बदल देते। क्या कारण है कि आजादी के 70 वर्ष बीत जाने पर भी किसानों की दशा में वैसा सुधार न आया जो अपेक्षित था। संविधान निर्माताओं ने सामाजिक व आर्थिक न्याय के जो सपने देखे थे वे पूरे नहीं हुए। फिल्मों के स्तर पर भी 1952 में आई 2 बीघा जमीन, 1967 की उपकार हो या फिर 2001 की लगान हो, सभी भी वही स्थितियां बदले स्वरूप में नजर आती हैं। पीपली लाइफ, देखिए इन्होंने एक मूवी का फिर से जिक्र कर दिया, पीपली लाइफ 2009 जैसी फिल्में तो किसान आत्महत्या पर राजनेताओं व मीडिया की फूहड़ता व असंवेदना पर कटाक्ष करती हैं। सरकारी आंकड़ों में भी जहां कृषि उत्पादन के आधिक्य की बात की जाती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया जाता है, नए नए प्रोत्साहन पैकेज प्रदान किए जाते हैं, ऋण माफी की जाती है, मगर इन उपायों का क्या वास्तव में किसानों को लाभ मिल पाता है। जैसा बल्ली सिंह चीना ने लिखा है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तो देखिए इन्होंने जो व्यंग किया गया है सरकारी आंकड़ों पर, बल्ली सिंह चीना एक व्यक्ति हैं, तो इन्होंने व्यंग किया है सरकारी आंकड़ों पर जो किसानों की स्थिति दर्शाते हैं, तो वही इनकी लाइनें हैं। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। इस बात में कोई शक नहीं कि सरकारों ने किसानों हेतु प्रयास किए हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना, देखिए आगे आप समझ पा रहे हैं, आगे इन्होंने 1 या 2 पेज में लगभग भूमिका तैयार की है कि किस तरह से हमारे भारतीय समाज में, भारतीय मीडिया में
या फिर भारत में जो भी उपन्यास, जैसे इन्होंने गोदान से स्टार्टिंग की है, होरी का जिक्र किया है, गोदान के होरी का जिक्र किया है, यानी गोदान में किसान समस्या केंद्र में थी, तो होरी से स्टार्टिंग की है। उसके बाद ये समाचार पत्रों पर भी आए हैं, मूवी में क्या दिखाया गया वो भी इन्होंने ऐड किया है। समकालीन परिवेश में जो और भी लेखक रहे हैं या फिर जो भी आलोचक रहे हैं उनकी भी उक्तियों को यहाँ पे ऐड किया है। इसके बाद इन्होंने फिर आंकड़े ऐड करना स्टार्ट किए हैं, तो यहाँ से इन्होंने प्रथम पंचवर्षीय योजना का, यानी सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं उसका जिक्र करना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है, इस बात में कोई शक नहीं है कि सरकारों ने किसानों हेतु प्रयास किए हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर हरित क्रांति के रास्ते 20 सूत्री कार्यक्रमों से सहारा लेकर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, मनरेगा आदि योजनाएं हों या हालिया प्रधानमंत्री किसान योजना, अन्नदाता आय संरक्षण योजना, किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने की नीति, न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि करना जैसे अनेक उपाय सरकारों ने किए हैं। बीज से लेकर बाजार तक की श्रृंखलाओं में सरकार ने हस्तक्षेप कर सरकार ने संस्थाएं स्थापित की, ऋण के लिए नाबार्ड बैंक बनाया, तो ब्याज सहूलियत भी दी। अनेक सब्सिडियां आज भी किसानों को राहत पहुंचाती हैं। राजीव गांधी काल हो या 2008 का समय, इसके साथ साथ हालिया समय में कृषि ऋण माफी पर हजारों करोड़ खर्च किए गए, किंतु फिर भी इनके अनेक सरकारी रिपोर्टों में किसानों की खस्ता हालत क्यों है? क्या यह धन की कमी का कारण है या राजनीतिक इच्छा शक्ति का? यानी इनका कहने का मतलब ये, सरकार ने तो तमाम प्रयास किए हैं, सरकार की जो जो योजनाएं लाई गई, प्रथम पंचवर्षीय योजना हो, उसमें 20 सूत्री कार्यक्रम हो, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार कार्यक्रम हो, या फिर इन्होंने जो और सरकार आई, जैसे राजीव गांधी का जिक्र भी किया इन्होंने, 2008 में जो सरकार ने प्रयास किया 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, वो जो प्रयास किया वो भी इन्होंने यहाँ पर शामिल किया। तो इन्होंने जो स्कीम है वो भी बताई है, लेकिन उसके बाद भी किसान की यथास्थिति है वो जैसी की तैसी है, ये भी इन्होंने कहा है। क्या इसमें रणनीतिक भूलें जिम्मेदार हैं या किसान की यथास्थितिवादी मानसिकता? इन प्रश्नों पर विचार करना ही होगा। देखिए, यहाँ पर आप रवि सिहाग का जो लिखने का पैटर्न है उसको समझने का प्रयास कीजिए। शुरुआत में भूमिका साधी कि कैसे हमें भूमिका तैयार करनी है, उसके बाद इन्होंने जो सरकार प्रयास कर रही है वो सरकारी आंकड़े या सरकारी योजनाएं भी समाहित की, फिर सरकारी योजनाओं के बाद भी किसानों की स्थिति क्यों नहीं बदली है, अब उसका ही विवेचन कर रहे हैं। यह बात सही है कि सरकारों के अभी तक के प्रयास किसान को एक पिछड़े हुए वर्ग के रूप में मानकर किए जा रहे थे, लेकिन चूंकि 2022 तक किसान आय दोगुना करने का विचार सरकार कर रही है, तो इसके लिए आवश्यक है कि नीतिगत स्तर हो या संस्थागत स्तर, सरकारी स्तर हो या किसान के निजी स्तर पर हमें कुछ मूलभूत प्रयास करने ही होंगे। किसानों की इस निराशाजनक परिस्थिति में हमें महाप्राण चेतना द्वारा नए दृष्टिकोण व रणनीतिक दृष्टि की तरफ बढ़ना ही होगा। जैसा कि मैत्री शरण गुप्त जी ने कहा है, प्राचीन बातें ही भली हैं, यह विचार अलीक है, जैसा व्यवस्था हो जहां वैसी व्यवस्था ठीक है। यानी इन्होंने मैत्री शरण गुप्त की जो लाइन है व्यवस्था के ऊपर, वो यहाँ पर लाइन इन्होंने फिर से कोट की है। इस नवाचारी रणनीति का सबसे पहला उपाय किसान को देखने का नजरिया होना चाहिए। उदाहरण के लिए, कृषि को एक पिछड़ा हुआ व जड़ता युक्त क्षेत्र न मानकर इसे उद्यम के रूप में मानना होगा। यानी हमारे भारतीय समाज की मूल समस्या क्या है? हमारे भारतीय समाज में एक ये धारणा बनी हुई है, अगर आप पढ़ लिख नहीं पाए तो आप किसान बनेंगे। क्या अनपढ़ लोग या बिना कम पढ़े लोग जो हैं वो किसान बनते हैं? ये हमारे यहाँ सोच बनी हुई है। यानी हम एक कृषि सेक्टर को, जो एग्रीकल्चर सेक्टर को पिछड़ा हुआ सेक्टर मानते हैं, जबकि अमेरिका वगैरह में पढ़े लिखे जो व्यक्ति हैं, जो साइंटिस्ट टाइप के लोग हैं, वो भी खेती करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है इसका। तो ये जो सोच है इसको बदलनी होगी। तो इन्होंने ये हमारे यहाँ जो मानसिकता है, भारतीय परिवेश की मानसिकता है, वो यहाँ पे उजागर की है। किसान के स्तर पर भी गरीब, अमीर, मध्यम जैसे वर्गीकरण के बजाय आकांक्षी, मेहनती, सुस्थापित जैसे शब्दों का प्रयोग, देखिए यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर उन्होंने बताया कि किसानों को हम कैसे देखते हैं, गरीब है, अमीर है, मध्यम वर्गीय किसान है, तो इसकी बजाय कौन कौन से? आकांक्षी है, मेहनती है, सुस्थापित है। सुस्थापित मतलब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टाइप है, तो इन्होंने इनको अंडरलाइन कर दिया है। महत्वपूर्ण जो शब्द प्रयोग किए हैं किसानों के लिए उनको अंडरलाइन कर दिया है, ताकि एग्जामिनर की नज़र सबसे पहले उन पर पड़ जाए। तो जैसे शब्दों का प्रयोग आवश्यक होगा, ऐसा करने से जहां एक ओर तो सरकार का नजरिया परिवर्तित होगा, वहीं दूसरी ओर किसान के आत्मसम्मान व आत्ममूल्य में भी वृद्धि होगी। दूसरे स्तर पर हमें संस्थागत स्तर पर नवाचार करने होंगे। हालिया अशोक दलबई समिति ने भी, देखिए यहां पर उन्होंने समिति का भी जिक्र किया है और इसको अंडरलाइन कर दिया है, कृषि मंत्रालय में कृषि आगतों, विपणन, बाजार आदि के लिए पृथक विभागों के गठन व उनके आपसी समन्वय की
वकालत की थी। इस समिति ने यह भी कहा था कि 2022 तक किसान आय दोगुनी करने के लिए कृषि को प्रतिवर्ष 10 से 11% की वृद्धि दर प्रदर्शित करनी होगी। इस बात को भी उन्होंने हाईलाइट किया है। साथ ही सरकार को कृषि आधारभूत संरचना पर भी लगभग 6.5 लाख करोड़ का खर्च करना होगा। इस बात को भी उन्होंने हाईलाइट किया है, यानी अंडरलाइन किया है। इस हेतु आवश्यक है कि सरकार खर्चों की दिशा तय करे। निजी सार्वजनिक सहयोग यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रयोग कर कृषि अवसंरचना में सुधार किए जाएं। एक अन्य नवाचारी कदम आम बजट में लैंगिक या जेंडर बजट की तर्ज पर कृषि बजट का निर्माण किया जाए, जिसमें कृषि में बढ़ते महिलाकरण का तत्व समाहित हो। आगे बताया गया है, अन्य स्तर पर अनेक समितियों द्वारा अखिल भारतीय कृषि सेवा या अखिल भारतीय ग्रामीण विकास सेवा के गठन का भी सुझाव दिया गया है, जिस पर सुधार होना चाहिए। चौथे स्तर पर नवाचारी कदम कृषि आगतों के स्वरूप में हो सकता है। बीज, खाद, कीटनाशकों के स्तर पर सब्सिडियां के स्तर पर समुचित उपाय किए जाएं। बिजली व उर्वरक सब्सिडी के कारण पंजाब, हरियाणा जैसे हरित क्रांति क्षेत्रों में जिस तरह से भूमि निम्नीकरण जैसे परिणाम सामने आए हैं, उससे बचने के लिए सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना। देखिए, इन्होंने जो सरकार सब्सिडी प्रणाली चला रही है उसकी भी जो खामियां हैं वो भी यहां पर उजागर की हैं। सब्सिडी का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, बचे हुए धन को पूर्वी क्षेत्र में हरित क्रांति के लिए प्रयोग करना जरूरी है। आगतों के युक्तिकरण के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना एक क्रांतिकारी कदम है, किंतु इसकी प्रयोगशालाओं की संख्या को बढ़ाकर इस योजना को कृषि जलवायु प्रदेश नियोजन कृषि यानी एग्रो क्लाइमेट प्लानिंग एग्रीकल्चर के साथ जोड़ना आवश्यक है। और देखिए, 5वें स्तर पर सुधार बताया। 5वें स्तर पर फसल कटाई व भंडारण के साथ साथ बाजारों के स्तर पर नवाचार आवश्यक है। यहाँ पर वेयर हाउस रसीद हैं व ई नाम जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट मौजूद हैं, किंतु राज्य सरकारों द्वारा पालन न किए जाने पर स्थिति अधिक आशाजनक नहीं है। इसके लिए सहकारी संघवाद की तर्ज पर कृषि संघवाद की संकल्पना अपनाई जाए, ताकि कृषकों के लाभार्थ केंद्र राज्य सरकार सहयोग कर सके। छठा स्तर जल की जरूरतों और उसके उपयोग को लेकर है। यहां इजराइल जैसे देशों से प्रेरणा लेकर जल दक्षता और जल प्रभाविता को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि भारत में 60% कृषि शुष्क क्षेत्रों में विद्यमान है। इसके लिए फव्वारा विधि, बूंद बूंद सिंचाई विधि, सरफेस व सब सरफेस सिंचाई, जल बजट जैसे प्रयोगों के साथ साथ जन भागीदारी के द्वारा छोटे छोटे चेक डैम का पुनर्नवीनीकरण आवश्यक होगा। बुंदेलखंड के मजिस्ट्रेट द्वारा मनरेगा के फंड का प्रयोग कर वहां के 256 बांधों का पुनर्नवीनीकरण वाटरशेड विकास के साथ जन भागीदारी का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो हालिया सरकार की प्रति बूंद अधिक फसल, लेकिन उन्होंने फिर से सरकार की एक योजना है प्रति बूंद अधिक फसल की रणनीति से साम्य रखती है। अन्य स्तरों पर भूमि जोतों का डिजिटलीकरण करना, कृषि यंत्रीकरण के स्तर पर हैप्पी सीडर जैसे नवाचारी प्रयोगों के साथ साथ महिला किसानों हेतु यंत्रों को विकसित किया जाए, क्योंकि कृषि के नारीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति हेतु एग्रोनॉमिकली डिजाइन किए हुए यंत्र जरूरी हैं। इसके लिए मध्य प्रदेश की भांति कृषि यंत्रों के बैंक का विकास किया जा सकता है। अन्य स्तरों पर जलवायु परिवर्तन के प्रति कृषि की सुविधता में कमी करने हेतु क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, जैविक खेती, जीरो बजट प्राकृतिक कृषि, इसरो का ड्रोन के प्रयोग से सेंसर एग्री प्रोजेक्ट व कृत्रिम बुद्धिमत्ता व मशीन लर्निंग के साथ प्रिसीजन फार्मिंग जैसे प्रयोग भी स्वागत योग्य हैं, जिन पर भविष्य में काम किया जाना चाहिए। साथ ही स्टार्टअप के क्षेत्र में कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहन देना चाहिए। इस प्रकार विभिन्न समितियां हों या स्वामीनाथन जी की अध्यक्षता वाला किसान आयोग, सभी की सिफारिशों का सार यही है कि हमें कृषि में आमूलचूल बदलाव यदि करने हैं तो इस हेतु आवश्यक है कि हम अपना नजरिया बदलें, रणनीति बदलें, तकनीक बदलें व योजना बदलें। इसका कारण यह है कि भारतीय किसान में मेहनत की कमी नहीं है, कमी है तो बस उचित दिशा व राह दिखाने की।
उचित कृषि प्रसार सेवा यानी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के साथ मोबाइल व डिजिटल तकनीक के प्रयोग द्वारा किसान को जागरूक करने की, यदि ऐसा संपूर्ण राजनीतिक, प्रशासनिक व नागरिक इच्छा शक्ति द्वारा करने में यदि हम सफल हो जाते हैं तो वह दिन दूर नहीं जब भारत का किसान अपने बेटे या बेटी को किसान बनाना चाहेगा। प्रेमचंद यदि अपना गोदान दोबारा लिखेंगे तो उसमें होरी अंततः मरेगा नहीं। वह प्रधानमंत्री के सपने के अनुसार किसान अपनी आय दोगुनी कर नए भारत के निर्माण का भागी बनेगा। बस इसके लिए सिर्फ अथक व उचित दिशा के प्रयास जरूरी है। जैसा कि एक कवि ने कहा है, देखिए फिर से इन्होंने एक लाइन कोट कर दी है, इस पथ का उद्देश्य नहीं श्रांत भवन में टिक रहना, बल्कि पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे रहा नहीं। इन्होंने अपनी जो एंडिंग की है वो भी एक कविता की पंक्तियां ऐड करके अपनी एंडिंग की है। तो देखिए यहाँ पर हमने जो इनका जो पहला निबंध देखा है उससे हमें क्या सबक मिला, क्या सीख मिली। देखिए हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग गलती ये करते हैं कि जैसे जो प्रश्न में जो बात कही गई है कि हमने उस पर केवल उस पर ही फोकस देते हैं, जबकि आपको करना क्या है। जो आपकी दृष्टि की मैगजीन मैंने आपको रिकमेंड की है, वो क्यों रिकमेंड की है, उस मैगजीन में कोई भी निबंध या कोई भी टॉपिक जब स्टार्ट होता है, निबंध वो स्टार्ट होता है तो पहले समझा देती हैं कि हम निबंध के कौन कौन से पक्षों पर विशेष बल देंगे। अब आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने प्रश्न देखा, लिखना स्टार्ट कर दिया, आप केवल एक पक्ष को देखते हैं, एक फेस पर केवल अपना पूरा जोर देते हैं। यहाँ पर आपने रवि सिहाग में एक चीज़ देखी, आपने चाहे वो किसान के लेवल पर हो समस्या, या फिर सरकार के लेवल पर समस्या हो, यंत्रीकरण के लेवल पर हो, पानी के लेवल पर, यानी जो भी समस्या है हर समस्या पर उन्होंने प्रकाश डाला है। यही यहाँ पर मूल सार है। यानी आपको केवल किसी एक तथ्य पर नहीं बल्कि जितना पूछा गया है उन सभी चीज़ों, यानी जो जो चीज़ें उनसे जुड़ी हुई हैं उन सबको लेकर चलना है, किसी एक पर ही विशेष बल नहीं देना है। यही अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो यही चीज़ें जो है आपके नंबर बढ़ाने में आपकी सहायक होंगी। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, अब देखिए यहीं पर आपकी सबसे बड़ी जो परीक्षा होती है, सबसे बड़ी परीक्षा ये है कि आपको ये लिखने का जो तरीका है, ये तरीका कहाँ से मिलेगा। ये तमाम तरह की जो लाइनें आप देख रहे हैं, तरह तरह की जो इन्होंने लाइनें कोट करी हैं, शायरियाँ कोट करी, कविताएं कोट करी, ये कहाँ से मिलेंगी। ये जो कविताएं या फिर जो छोटी छोटी जो शायरियाँ देख रहे हैं, ये शायरियाँ अंग्रेजी के पेपर से नहीं मिलती हैं, इनके लिए हिंदी के पेपर पढ़ना जरूरी है। तभी मैं बार बार कहता हूँ कि हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी को हिंदी माध्यम के ही पेपर पढ़ना चाहिए। उसका रीजन ये है क्योंकि अगर आप हिंदी माध्यम का पेपर पढ़ते हैं, संपादकीय वाले जो लेख पढ़ते हैं, उनको पढ़ने से आपको लिखने का तरीका आता है, सलीका आता है, कैसे हमें लेखन करना है, कैसे हमें स्टार्टिंग करनी है बात की। क्योंकि वहाँ पर जो राइटर्स होते हैं वो अपनी जो भी लैंग्वेज है उसको वहाँ पर लिखते हैं, उसमें वो भी बीच बीच में अपनी जो विशिष्ट बातें हैं उनको भी उजागर करते हैं, तो उनसे आपको सीखने को मिलता है। जबकि अंग्रेजी अखबार को अगर आप किसी यूट्यूब चैनल से केवल सुन लेते हैं, समरी सुन लेते हैं, उससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। उससे ये तो हो सकता है आपका करंट अफेयर तैयार हो जाए, वो प्रीलिम्स में सहायक हो, लेकिन मेंस में आपका कोई सहायता उससे नहीं मिलेगी। तो जरूरी ये है कि आप प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी स्ट्रेटेजी अपने माइंड में रखें, क्योंकि मेंस ही आपको पार लगाएगा। प्रीलिम्स से आप मेंस तक पहुंच जरूर जाएंगे, लेकिन मेंस ही आपको आगे ले जाएगा, मेंस ही आपको अच्छे पद पर पहुंचाएगा, यानी IAS तक पहुंचाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान दिए देना है। अगर आपको निबंध लेखन अपना अच्छा करना है तो सबसे अच्छी जरूरी बात यह है जो भी आपका हिंदी का साहित्य है उसको पढ़ें। इसके अलावा जो न्यूज़पेपर है उसको भी पढ़ें। सही संपादकीय वाला जो पेज आता है अमर उजाला दैनिक जागरण में, हर दिन 1 या 2 आर्टिकल ऐसे होते हैं जो पढ़ने लायक बहुत शानदार आर्टिकल होते हैं, उन्हें पढ़ा करें, जिससे कि आपका निबंध लेखन का अभ्यास अच्छे से हो पाए। निबंध लेखन के लिए आपके पास शब्दकोश का भंडार भी आपके पास अच्छा खासा हो। तो हमने यहाँ पर इनका एक निबंध देख लिया है। अब हम लोग सेक्शन बी को देखेंगे। इसमें भी 4 निबंध हैं। पहला है, सर्वोच्च शिक्षा वह है जो सिर्फ हमें जानकारी नहीं देती अपितु प्रकृति के साथ हमारे सहअस्तित्व को भी सुनिश्चित करती है। दूसरा है, राजनीति में आदर्श अपेक्षित भी है और उपेक्षित भी। तीसरा है, समान के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और असमान के साथ असमान। चौथा है, उस समाज में स्वतंत्रता अर्थहीन है जिसमें गलती करने की आज़ादी न हो। ठीक है, रवि सिहाग ने यहाँ पर जो तीसरा वाला निबंध है इसको अटेम्प्ट किया है, क्योंकि ये निबंध जो है आपके आरक्षण से संबंधित है। तो देखिए हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी इन्होंने स्टार्टिंग जो की है कविता की कुछ पंक्तियों से की है। समय मांगता है मुझसे हिसाब, पढ़े क्यों नहीं है इसका जवाब मेरे पास। तुमने अपनी वर्जनाओं से काटी थी मेरी जिह्वा, मेरे होठ ही सिल दिए थे, मेरे कानों में जलता शीशा भी उड़ेल दिया था। तुम्हारी इस करनी पर मेरी धमनियों में खौल रहा है दौड़ता लहू, समय के साथ इसका भी मैं दूंगा माकूल जवाब, मेरी जगह पढ़ेंगे मेरे बच्चे जरूर। यानी प्राचीन भारत में जो शूद्रों की और दलितों की जो दशा थी उसका वर्णन करती ये कविता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं
प्राचीन भारत में शूद्रों को और दलितों को पढ़ने की मनाही थी। इसके अलावा जो वेद पाठ वगैरह होते, वेदों के पाठन वगैरह होते थे, उनको सुनने की भी मनाही थी। अगर कोई शूद्र या दलित व्यक्ति वेदों का पाठन सुन लेता था तो उसके कान में जलता हुआ पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाता था। इसका उल्लेख वैदिक कालीन जो साहित्य है उसमें इसका उल्लेख भी मिलता है। तो उसी पर यह कविता है और ये कविता इन्होंने यहां पर लिखी है। अब देखिए यहां लिखा है इन्होंने, दलित विमर्श के लेखकों द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां समाज के उस नग्न यथार्थ को उघाड़ती हैं जो वर्षों से हमारे समाज में मौजूद रहा है। अपने आसपास के परिवेश पर नजर डालने पर हम पाते हैं कि सरकारी नौकरी के स्तर पर विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण का प्रावधान है। स्थानीय निकायों के चुनावों में महिलाओं व अन्य श्रेणियों को न्यूनतम 1/3 आरक्षण रूपी वरीयता दी जाती है। बसों, ट्रेनों में कुछ सीटें महिला, वृद्धों, विकलांगों के लिए आरक्षित रहती हैं। आम बोलचाल की भाषा में महिलाओं को तरजीह देने के लिए लेडीज फर्स्ट जैसे मुहावरे प्रचलित हैं। क्यों दान सिर्फ गरीबों को दिया जाता है, अमीरों को नहीं? क्या उपर्युक्त सारे मामले समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? देखिए इन्होंने एक तरफ तो समझा दिया कि जो आरक्षण रूपी प्रावधान है वो दिए जाते हैं, लेकिन जो एक जनरल कैंडिडेट सोचता है उसके मन में जो चीजें आती हैं उनका भी यहाँ पर उल्लेख कर दिया है कि क्या उपर्युक्त सारे मामले समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? क्या समानता जैसे मूल्य भी पूर्णतः निरपेक्ष या अपवाद रहित नहीं होते? इस प्रकार के अपवादों का औचित्य क्या है और साथ ही इनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? इन सभी सवालों के जवाब माकूल विश्लेषण द्वारा ही दिए जा सकते हैं। दरअसल निबंध की विषय वस्तु में समानता के जिस मूल्य की बात की जा रही है उसका विकास आधुनिक युग में हुआ है। प्राचीन समय में जहां यूनान में देवता, मानव, स्त्री, पुरुष, मालिक, दास जैसी अनेक श्रेणियां प्रचलित थीं, वहीं भारत में भी बड़ व्यवस्था के विकृत रूप जाति व्यवस्था के कारण एक और मनुष्यों में श्रेणी क्रम विद्यमान था, वहीं नर नारी में भी असमानता विद्यमान थी। और यह व्यवस्था प्राचीन से मध्यकालीन सावंती समाज में द्रौपदी के चीर की भांति बढ़ती रही, किंतु आधुनिक युग में जॉन लॉक, बेंथम जैसे उपयोगितावादी विचारकों, कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों ने समानता पर विचार किया, तो वहीं फ्रांसीसी अमेरिकी क्रांतियां भी इसी मूल्य में हेतु पूर्ण हुई। आगे चलकर डाइसी ने विधि के शासन की संकल्पना दी, जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समान व्यवहार की परिकल्पना की गई। यही व्यवस्था अमेरिकी दर्शन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ कानून के समक्ष समता के बजाय कानून द्वारा संरक्षित समता यानी इक्वलिटी प्रोटेक्टेड बाय लॉ जैसे विचार उद्गत हुए। भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक इसी सिद्धांत का अनुसरण किया गया है। सैद्धांतिक, दार्शनिक व ऐतिहासिक पक्ष पर चर्चा करने के बाद मूल प्रश्न यह है कि असमान के साथ असमान व्यवहार क्यों किया जाए। दरअसल इस प्रश्न का उत्तर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी संविधान सभा की बहसों में दिया है। उनके अनुसार यदि हम एक समतामूलक समाज चाहते हैं तो सकारात्मक भेदभाव अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि हम समावेशी व उन्नत प्रगतिशील लोकतंत्र चाहते हैं तो पिछड़े वर्गों, मुख्यतः अनुसूचित जाति व जनजाति को विभिन्न स्तरों पर प्रोत्साहित करना होगा। उनके अनुसार चूंकि उनके साथ इतिहास में विभिन्न स्तरों पर भेदभाव रहा है, अतः इसकी पूर्ति के लिए ऐसा व्यवहार आवश्यक है। दूसरे स्तर पर उन्होंने कहा कि इतने समय के इतिहास में समस्त राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, शैक्षिक संस्थाएं भी उच्च वर्गों के पक्ष में स्थापित हो जाती हैं। इन संस्थाओं में असमान या निम्न वर्ग के प्रति पूर्वाग्रह भी विद्यमान हो सकते हैं। अतः निम्न या पिछड़े वर्गों का विकास तभी होगा जब वे राजनीतिक भागीदारी करें या नीति निर्माण में सहयोग करें। तीसरे स्तर पर असमान व्यवहार का कारण पिछड़े वर्ग को शिक्षित करना है, क्योंकि कोई भी कानून या आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक उसे प्रभावी बनाने व उपयोग में लाने की मांग निचले सब तबके द्वारा नहीं की जाएगी। अतः इस जड़ता, अजागरूकता की स्थिति को शिक्षा के द्वारा ही तोड़ा जा सकता है। संस्कृत में पंक्ति है, या विद्या सा विमुक्त है, अर्थात विद्या व्यक्ति को मुक्त करती है। यह इसी बात का परिचायक है। इसी प्रकार ये सभी तर्क हर असमान व्यवहार पर लागू होते हैं। महिलाओं को विभिन्न संस्थानों में दिए जा रहे आरक्षण वर्षों की उनकी जकड़न, कैद, अत्याचारों की प्रतिपूर्ति का एक तरीका मात्र है। साथ ही राजनीतिक भागीदारी द्वारा
जहां एक ओर उनमें स्वयं मूल्य की भावना विकसित होती है, वहीं दूसरी ओर नीति निर्माण में भागीदारी से वे ग्रामीण या शहरी महिलाओं की समस्याओं का निदान भी अधिक प्रभावशाली तरीके से कर सकती हैं। इसका कारण है कि संवेदना चाहे कितनी भी गहरी हो, स्वयं वेदना के समक्ष नहीं हो सकती। इसी प्रकार विकलांग हो चाहे मानसिक रूप से विक्षिप्त, बच्चे हो या वृद्ध, सभी के लिए सरकारों द्वारा विभिन्न पेंशन योजना, आय समर्थन योजना, आरक्षण व मुफ्त सेवाओं का प्रावधान करती है। तो इसके मूल में यही भावना छिपी होती है कि प्राकृतिक अन्यायों की भरपाई के लिए कानूनी रूप से मानवतावादी कदम उठाया जाए, क्योंकि महात्मा गांधी भी कहा करते थे कि हर मनुष्य साध्य है, साधन नहीं। अतः हर मनुष्य को गरिमापूर्ण जीवन व समतामूलक समाज देने के लिए इस प्रकार के उपाय आवश्यक हैं। यहाँ पर फिर से इन्होंने कवि की पंक्तियां ऐड की हैं। हिंदी कवि सुमित्रानंद पंत ने भी नारी दशा में सुधार के लिए लिखा है, योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानवी प्रतिष्ठित, उसे तुम स्वतंत्र करो, वह रहे ना नर पर अवसित। अंतिम प्रश्न यह है कि इस प्रकार के असमान व्यवहार या सकारात्मक भेदभाव का औचित्य क्या है? क्या ऐसा व्यवहार करना समानता के व्यवहार के विरुद्ध नहीं है? नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने अपनी अनेक पुस्तकों में यह विवेचित किया है कि वास्तविक मानव विकास या समावेशी विकास क्षमता निर्माण व अवसरों तथा विकल्पों की बहुलता में है। समानता केवल शब्द नहीं है, यह एक मूल्य की प्राप्ति है। इसकी प्राप्ति केवल ट्रिकल डाउन या टॉप डाउन अप्रोच द्वारा नहीं प्राप्त की जा सकती। इसके लिए आवश्यक है कि नीचे से सशक्तिकरण के प्रयास कर वन साइज फिट फॉर ऑल उपागम के बजाय बहुत क्षेत्रीय रणनीतियां व बॉटम अप अप्रोच अपनाई जाए। आज के समय में जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वह आतंकवाद की समस्या हो या नक्सलवाद की, आर्थिक असमानता के कारण जन असंतोष हो या नरजातीय संघर्षों की, सभी समस्याओं का एक ही कारण है, सापेक्षिक वचन, रिलेटिव, यहाँ पे बोला है सापेक्षिक वचन की भावना। इसका तात्पर्य है कि एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय की तुलना में स्वयं को वंचना की स्थिति में समझना। आजादी के बाद से हमारे देश में चाहे उत्तर पूर्वी लोगों का आंदोलन हो या नक्सलवाद की समस्या, इसका मूल कारण यही रहा है कि सरकार द्वारा अन्य विकसित क्षेत्रों का और अधिक विकास किया, जबकि अविकसित या पिछड़े क्षेत्रों को अनदेखा कर दिया। परिणाम हुआ हिंसक संघर्ष। इसी प्रकार नक्सलवादी आंदोलन का कारण भी विकास की प्रक्रिया में समुचित व्यवहार न किया जाना था। इसी प्रकार महिला जागरूकता आंदोलन, पर्वतीय क्षेत्रों के पर्यावरणीय आंदोलन हो या नए राज्यों की मांग यानी गोरखालैंड आदि, सभी का प्रमुख कारण समानता के मूल्य की उचित तरीके से स्थापना न कर पाना है। आगे फिर इन्होंने लिखा है, कई आलोचकों को व विश्लेषकों द्वारा परिकल्पना भी की जाती है कि यदि अंबेडकर जी नहीं होते तो नक्सलवादी आंदोलन की तीव्रता बहुत अधिक होती व संपूर्ण देश आज गृह युद्ध का दंश झेल रहा होता। अतः इस प्रगतिशील विचार का मूल औचित्य ही समानता स्थापित करना है, न कि समानता की राह में अपवाद बनना, क्योंकि अगर हिंसात्मक संघर्ष होते हैं तो उसका परिणाम संपूर्ण व्यवस्था का नाश होगा, और यदि हिंसक संघर्ष के द्वारा निचले या असुविधा योगी वर्ग को सत्ता मिल जाती है तो वह इसी प्रकार की प्रतिशोधात्मक कार्यवाही उन सुविधाभोगी वर्गों के खिलाफ करेगा, जैसा कि फ्रांस की क्रांति या रूस की क्रांति के बाद अभिजात वर्ग के लोग फांसी पर चढ़ा दिए गए थे। थॉमस पिकेटी ने भी अपनी हालिया पुस्तक कैपिटल इन द 21st सेंचुरी में भविष्य की परेशानियों को दूर करने के लिए बढ़ती असमानता के एक उपाय के रूप में करों की दरों को बढ़ाने यानी अमीर वर्ग के लिए की वकालत की है। दिनकर ने भी कहा है, यहाँ पर इन्होंने फिर से कुछ पंक्तियां ऐड की हैं, जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, रण नहीं कम होगा। यानी इन्होंने समानता की जो लाइनें हैं महाकवि दिनकर की, वो लाइनें भी यहाँ पर उन्होंने ऐड की हैं। इस प्रकार आज के समय में जहाँ एक ओर सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयास किए जा रहे हैं, तो इन सभी लक्ष्यों में एक चीज साझी है, वह समता व समावेशन। यदि समावेशी विकास का स्वप्न मूर्त रूप में पूरा होने की इच्छा रखनी है तो पिछड़े, सीमांत व हाशिए पर स्थित लोगों को मुख्य धारा में लाना होगा। उनके लिए विशेष उपाय सृजित करने होंगे। बहु मॉडल जैसे गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत व अंत्योदय से सर्वोदय सिद्धांत, अमर्त्य सेन का क्षमता दृष्टिकोण, महबूब उल हक का
अवसर व विकल्प बहुलता उपागम, जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत आदि का समुचित संश्लेषित व विवेकपूर्ण उपयोग कर ही हमारे विश्व को एक ओर तो विकास के पथ पर हम अग्रसर कर पाएंगे, वहीं दूसरी ओर आज के विश्व के सम्मुख मुंह बाए खड़ी बाधाओं को पार करने के उपाय भी हमें प्राप्त होंगे। क्योंकि हिंदी के प्रसिद्ध कवि दिनकर ने वास्तविक शांति की स्थिति में समता की स्थिति ही कहा है। तो इन्होंने फिर से दिनकर जी की जो लाइनें हैं वो लिखी हैं, उसके साथ ये निबंध पूरा किया है। शांत नहीं तब तक जब तक मनोज का सब सम हो, ना ही किसी को बहुत अधिक हो, ना ही किसी को बहुत कम हो, और इसके साथ इनका निबंध पूरा हो जाता है। तो देखिए फिर से यहाँ पर भी आपने देखा होगा जो पैटर्न आप देख रहे हैं, केवल और केवल आलोचना नहीं करनी है, तर्क भी दिए इन्होंने। चाहे वो जैसे जनरल कैंडिडेट कहते हैं भाई आरक्षण क्यों दिया जा रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, हम सब समान हैं, वाह भाई सबको एक जैसा होना चाहिए, ये भेदभाव क्यों है, आरक्षण के नाम भेदभाव क्यों है। तो उन्होंने वो प्रश्न भी यहाँ पर रखा है, उसका जवाब भी दिया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा है, कवियों ने क्या कहा है, और जो समकालीन जो लेखक हुए, चिंतक हुए, विचारक हुए, उन्होंने क्या क्या बात कही है, उन सब की बातें इसमें रखी हैं। तो ऐसे करके इन्होंने अपना पूरा निबंध पूरा किया है। अब देखिए 2 निबंध देखने के बाद आपको ये बात तो स्पष्ट हो गई होगी कि द हिंदू आप डेली पढ़िए, बेशक आप 2 साल पढ़िए, 3 साल पढ़िए, लेकिन द हिंदू पढ़कर आप ऐसे का पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसे का पेपर अटेम्प्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है आपके जो हिंदी माध्यम के अखबार हैं उनके जो कुछ आर्टिकल्स आते हैं उनको पढ़ना। अगर आप उन आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तो आप ऐसे का पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब देखिए निबंध लेखन की जो अभ्यास है, चूंकि कई बच्चे ऐसे भी हैं, कई बच्चे नहीं, अधिकांश बच्चे ऐसे हैं जो कि किसी कोचिंग तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो लोग निबंध लेखन का अभ्यास कैसे करें। तो देखिए उनके लिए मैंने एक ट्रिक निकाली है और ये ट्रिक मैंने भी फॉलो की है। मैंने अपनी स्टार्टिंग में यही ट्रिक फॉलो की थी और उस ट्रिक को फॉलो करने से मुझे काफ़ी लाभ मिला था। मैं क्या करता था, जैसे अमर उजाला या दैनिक जागरण का कोई आर्टिकल आया और बहुत अच्छा आर्टिकल था, तो पहले उस आर्टिकल को मैंने पूरा पढ़ता था, और पूरा पढ़ने के बाद उस आर्टिकल में जो जो चीज़ें होती थी उन चीज़ों को अपने स्तर पर लिखने का प्रयास करता था। मान लीजिए कुछ चीज़ें उसमें छूट गई होती थी तो उन चीज़ों को मैं फिर से ऐड करता था, और पहले वो आर्टिकल पढ़ लिया, फिर मैंने अपना आर्टिकल उसी टॉपिक पर अपना आर्टिकल फिर लिखा। इनमें से इस आर्टिकल में से मुझे कुछ फैक्ट मिल जाते थे, और कुछ फैक्ट जो मैंने चीज़ें पढ़ी हैं करंट अफेयर के थ्रू या इधर उधर से जो ज्ञान पढ़ा है उसको ऐड करके मैं निबंध लेखन का अभ्यास करता था। तो आप लोग भी यही किया कीजिए। जैसे आपने अमर उजाला दैनिक जागरण में कोई भी आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल काफ़ी अच्छा था, किसानों की समस्या पर है, महिला सशक्तिकरण पर आर्टिकल है, पहले उसको पढ़िए। पढ़ने के उपरांत आप सेम उसी टॉपिक पर जो चीज़ें, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल टोटल कॉपी कर दें, नहीं, यहाँ पर जो चीज़ें बताइए उन्हें अपनी भाषा में आप एलोबरेट करने का प्रयास कीजिए, उन्हें अपनी भाषा में लिखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर 1-2 अगर पंक्तियाँ आपको कुछ ऐसी लाइनें मिल रही उनको जरूर ऐड करिए। तो ऐसे करके आपका उत्तर लेखन का जो निबंध लेखन का अभ्यास है वो बहुत अच्छे से हो पाएगा। आप आजमा कर देखिए, आप 10 दिन के अंदर अंदर खुद मुझे कमेंट करके कहेंगे कि सर ये टेक्निक जो है सफल रही। यानी जो हम संपादकीय वाले पेज पर जो आर्टिकल पढ़ रहे हैं और वही आर्टिकल फिर हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ दिन तो आपको दिक्कत आएगी, लेकिन 8-10 दिन बाद आप अच्छे से और बेहतर तरीके से उस आर्टिकल को लिख पाएंगे, ये मेरा दावा है। और देखिए यहाँ पर जाते जाते मैं आपको ये बता दूं, आपको निबंध कितने पेज में लिखना है। रवि सिहाग ने अपना जो पहला निबंध है वो लगभग 13 पेज में लिखा है, दूसरा वाला निबंध 14 पेज में लिखा है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको अपना जो निबंध है, निबंध लेखन करते समय आपको 13 से 14 पेज में आपको निबंध अपना कंप्लीट करना है। तो ये आपको बात अपने माइंड में रखनी है। यानी एक निबंध जो है इसको 1.5 घंटे में आपको लिखना है, तो 1.5 घंटे में आपको 13 से 14 पेज पर एक निबंध कंप्लीट करना है। ये बात भी आप अपने माइंड में स्पष्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर जाते जाते कुछ बातें मैं फिर से रिपीट करूंगा। देखिए निबंध लेखन के लिए कभी भी अंग्रेजी माध्यम के अखबार आपके लिए सहायक नहीं होंगे, आपको हिंदी माध्यम का कंटेंट ही पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हिंदी माध्यम के कंटेंट को पढ़ने से आपके पास शब्दकोश आएगा, लिखने का तरीका आएगा, जो किस्सा, शायरी या जो मुहावरे, लोकोक्तियाँ हैं वो कैसे ऐड करनी है बीच बीच में, वो लिखने का तरीका आप वहीं से सीखेंगे। तो मेरा मानना यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी के अखबार पढ़िए, हिंदी का साहित्य पढ़िए, प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं या हिंदी के और भी अच्छे लेखक हुए उन्हें पढ़िए, जिनसे पढ़कर आपको जो लाइनें हैं, महत्वपूर्ण शब्द हैं वो निकल कर आएँ। और देखिए जैसे शायरी हैं, कविताएं हैं, महिलाओं की स्थिति पर, किसानों की स्थिति पर, इनके लिए अपनी छोटी सी डायरी बना लीजिए, उन पर ऐसी ऐसी जो कविताएं हैं उन कविताओं को लिख लिया कीजिए, और कभी टाइम मिलने पर 1 हफ्ते में उनको रिवाइज कर लीजिए। तो ये कविताएं आपको मौखिक मुँह जुबानी याद हो जाएंगी। तो इसके लिए शायरी के लिए आपको अलग से किताब नहीं लेनी है, शायरी के लिए कुछ अलग से कोई और बुक परचेज नहीं करनी है, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है हमारे व्यवहार में है। जितना हम अपने समाज से सीखेंगे, अपने व्यवहार में करके सीखेंगे, उतना जल्दी ये चीज़ें तैयार हो जाएंगी। इनके लिए मैं अगर आपको कोई किताब रिकमेंड कर दूँ, बुक रिकमेंड कर दूँ, उससे आप नहीं सीख पाएंगे। तो जरूरी ये है कि आप अपने इधर उधर का ज्ञान लें, और जो चीज़ें, जो कविताएं आपको अच्छी लगती हैं, चाहे वो शांति के ऊपर हैं, मनुष्य की समानता के ऊपर, जो भी आपको अच्छी लगती हैं, उनको अपनी डायरी में लिखते जाइए। 4-4, 5-5 पंक्तियों की जो लाइनें हैं उनको लिखते जाइए,
और एक दो बार जब आप उन्हें रिवाइज कर लेंगे तो अपने आप आपको वो याद हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको आज ऐसे पेपर के लेकर, ऐसे के पेपर को लेकर आपके मन में जो दुविधा थी कि कैसे हमें आंसर राइटिंग करनी है, आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही थी, वो यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। देखिए, इसके अलावा रवि सिहाग के अलावा भी और भी कुछ टॉपर्स की कॉपियाँ हैं, उनको भी हम यहाँ पर रखेंगे ताकि आपको ऐसे को लेकर जो आपके मन में दुविधा चल रही है वो और क्लियर हो जाए। तो देखिए, मैंने जो टेक्निक बताई है उस टेक्निक को आप फॉलो करेंगे। जो भी आर्टिकल अखबार में आएगा, जो भी अच्छा आर्टिकल, देखिए अखबार भी पढ़ते समय आप ध्यान रखा कीजिए, कुछ आर्टिकल क्या होते हैं, पॉलिटिकल व्यक्तित्व के आर्टिकल होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कांग्रेस का स्पोक पर्सन है, बीजेपी का स्पोक पर्सन है, तो ऐसे आर्टिकल को बचा दीजिए, ऐसे आर्टिकल को आपको नहीं पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कांग्रेस का कोई स्पोक पर्सन है, तो वो अभी जो वर्तमान सरकार है उसकी कमियां ही कमियां ढूंढेगा, उसकी अच्छाइयां नहीं ढूंढेगा। ठीक बीजेपी का कोई पर्सन है तो अपनी केवल बढ़ाई करेगा, वो पिछली सरकार की बुराई करेगा। तो ऐसे आर्टिकल को अवॉइड कीजिए। आप ऐसे आर्टिकल को चूज कीजिए जो तटस्थ हों, नहीं सरकार की अच्छाई भी दिखाएं, बुराई भी दिखाएं, सरकार की कोई योजना है उसके फायदे भी गिनाएं और उसकी कमियां भी गिनाएं। ऐसे आर्टिकल को पढ़िए, क्योंकि आपको एग्जाम में कोई एक पक्ष नहीं लिखना है, किसी की बुराई नहीं करनी है। मान लीजिए आप बीजेपी के पर्सन है तो कांग्रेस की बुराई करें, कांग्रेस की पर्सन है तो बीजेपी की बुराई करें। आपको एग्जाम में बुराई नहीं करनी है, बिल्कुल तटस्थ रहना है, न्यूट्रल रहना है। तो अखबार में ऐसे आर्टिकल को पढ़िए जो बिल्कुल न्यूट्रल होकर लिखे गए हैं, ना कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। तो आशा करता हूं मेरी ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसी के साथ आपका ये वीडियो एंड होता है। आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज के लिए उतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।